नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है सीएम योगी से और ये मुलाकात खत्म हो गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.25 घंटे चली मोदी और योगी की बैठक, करीब 1.25 घंटे चली। प्रचंड जीत के बाद योगी और मोदी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान कई विषय पर चर्चा हुई है। योगी ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण का न्योता भी दिया है। जब एक साथ मौजूद थे पीएम मोदी और सीएम योगी तो दोनों के बीच में कई सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि शपथ ग्रहण होना है होली के बाद। होली के बाद कभी भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं सीएम योगी और उसको लेकर उन्होंने न्योता दी है पीएम मोदी को। होलाष्टक क्योंकि अभी जारी है, 10 से लेकर बताया जा रहा था कि 17 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। होलाष्टक के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है, जिसके बाद होली है। होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा सीएम योगी का, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई और मंत्री ऐसे हैं जो शपथ ले सकते हैं। कई और मंत्रियों में आपको हम बता दें कि कई सारे ऐसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री होंगे जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, नए नए चेहरे शामिल होंगे। ये सारे मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने लिखा, आज योगी जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि राज्य को नई ऊंचाई पर अब लेकर जाएंगे योगी जी। तो करीब 1.25 घंटे की इस मुलाकात में न सिर्फ जीत को लेकर बात हुई है बल्कि मंथन हुआ है। 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद ही खास तस्वीर, जिसमें पहले तो पीएम मोदी ने मुलाकात की है सीएम योगी से। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उनका स्वागत किया गुलदस्ता देकर। और तीसरी तस्वीर बीएल संतोष से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये शीर्ष नेतृत्व हैं जिनसे मुलाकात करने पहुंचे सीएम योगी राजधानी, और राजधानी में उन्होंने मुलाकात की है। ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की है और ये बताया है देशवासियों को कि योगी जी ने उनसे मुलाकात की है और साथ ही वो कितना खुश महसूस कर रहे हैं, इस पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात ट्वीट के जरिए रखी। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम योगी के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कई मायनों में खास रही है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं, सुबह से ही मौजूद हैं और जानकारी ले रहे हैं। पीयूष, बेहद ही अहम मुलाकात हम ये कह सकते हैं, 1.25 घंटे मुलाकात पीएम मोदी की और सीएम योगी की, क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, जिसके बाद पहला दौरा दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का है। इसके बाद एक के बाद एक जो बैठकें हैं वो सीएम योगी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ उनकी बैठक हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके बाद वो भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनसे, वेंकैया नायडू से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात की और तमाम बिंदुओं पर चर्चा और मंथन हुआ। चूंकि अब शपथ ग्रहण समारोह कब कराया जाए इसको भी लेकर बातचीत करनी होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल का गठन करना है तो किन नए चेहरों को मौका देना है, किनको नहीं देना है, तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई। यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शपथ ग्रहण में आने का जो है वो न्योता भी दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर गए हैं और अभी की अगर हम बात करें तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो पहुंच चुके हैं। तो जो बड़े पदाधिकारियों से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अमित शाह से मिलने के बाद वो सीधे राजनाथ सिंह के आवास पर जाएंगे, जहां उनसे शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। देखिए कई मायनों में सीएम योगी का दौरा काफी अहम है। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है तो वो दिल्ली आए हुए हैं और बड़े नेताओं से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 डिप्टी सीएम के नामों पर चर्चा चल रही है, किनको डिप्टी सीएम बनाया जाए इसको भी लेकर चर्चा और मंथन चल रहा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में किसको जगह देनी है। से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और ऐसे में कहीं ना कहीं समीकरणों को साधना तो है ही है। ऐसे में डिप्टी सीएम
कौन होगा इस पर मंथन तो जारी है, लेकिन कितने होंगे? क्या पिछली बार की तरह ही 2 डिप्टी सीएम होंगे या कितने होंगे, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जनादेश मिला, 2022 में जनादेश मिला है, जिसका सीधा संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी 2024 में देना चाहती है। यही कारण है कि थोड़ा लेट लतीफी जरूर हो रहा है कि नामों का खुलासा नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जातिगत जो समीकरण है वो ना बिगड़े, वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ना बिगड़े, नहीं तो इसका सीधा असर जो है वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। एक किसी पिछड़े वर्ग से अगर हम बात करें, किसी उसको चेहरा बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो किसी ब्राह्मण चेहरों को भी तरजीह भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको लेकर चर्चा और मंथन चल रहा है। अगर बात करें मंत्रियों की, तो तमाम नए चेहरों को भी तरजीह भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसमें एक नाम राजेश्वर सिंह का है, जो सरोजिनी नगर सीट से जीत कर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दयाशंकर सिंह, जो कि बलिया सदर से सीट जीत कर आए हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से जब चुनाव चल रहे थे तो उनकी और उनकी पत्नी स्वाति सिंह, जो कि उस समय सरकार में मंत्री थी, उनमें खींचतान हुई। उनका नाम है श्रीकांत शर्मा, फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अतुल गर्ग की हम बात करें, अतुल गर्ग भी फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। और भी नए चेहरों को तरजीह भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार देख रही है कि 5 साल में किन मंत्री ने सरकार के लिए अच्छा किया है, किसकी रिपोर्ट कार्ड किसका अच्छा है, इसको भी देखते हुए पार्टी कई निर्णय ले सकती है। तमाम वो नाम बड़े चेहरे हैं, नाम है चाहे वो मुलाकात पीएम मोदी से सीएम योगी की, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम योगी, उनका आभार उन्होंने जताया, क्योंकि जेपी नड्डा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने यूपी के कई जिले में आए थे और स्टार प्रचारक की लिस्ट में क्योंकि उनका नाम भी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में आभार व्यक्त करने सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे जेपी नड्डा का, और जब उन्होंने गुलदस्ता दिया तो उस वक्त का जो सीन था, उस वक्त की जो तस्वीर थी, वो काफी कुछ बयां कर रही थी कि कितने खुश योगी जी नजर आ रहे थे, कितने खुश जेपी नड्डा नजर आ रहे थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ तो वैसे तो कंफर्म थे ही मुख्यमंत्री के नाम के लिए, लेकिन इस मुलाकात ने इस पर मुहर लगा दी है कि योगी जी ही प्रदेश को संभालेंगे और वो ही संभाल सकते हैं। चेहरा तो जगजाहिर है कि काफी लोकप्रिय है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम योगी का चेहरा भी काफी लोकप्रिय है। यही कारण है कि एक अलग छवि जो है वो मुख्यमंत्री की बनती जा रही है और बन गई है। और आज अगर मुलाकात की बात करें तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी ने मुलाकात की, तो एक चेहरे पे खुशी थी, एक भाव था कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं सीएम योगी पर भरोसा जताया था। पूरी तरीके से सीएम योगी ने भी चुनाव प्रचार किया, अलग अलग जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी डोर टू डोर कैंपेन किया, खुद प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैलियां की। तमाम ये फैक्टर्स हैं। सीएम योगी जब जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। ये खुशी उस जीत की थी जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है। या अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो निश्चित तौर पे खुशी है और एक शिष्टाचार मुलाकात है। और ये भी बात सही है कि आखिरकार अगर कुछ कमोबेश चल रहा है कि डिप्टी सीएम के नाम को लेकर, तो शायद बड़े जो पदाधिकारी हैं वो शायद कुछ चीजें स्पष्ट कर दें या राय मशवरा बन जाए, क्योंकि जब भी 2 बड़े नेता मिलते हैं तो निश्चित तौर पर शिष्टाचार का नाम तो दिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं भी होती है। तो एक घंटे, पौने 2 घंटे तक मुलाकात कई बड़े नेताओं से हुई है। बीएल संतोष से एक डेढ़ घंटे मुलाकात हुई है। तो अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई है। रोड मैप भी तैयार किया गया है कि जिन 5 सालों को हम पीयूष, उन नेताओं में थोड़ी खलबली मच गई थी जब योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की होगी, जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस इन 5 सालों में बहुत अच्छा नहीं दिया है, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं डर सताने लगा होगा कि कहीं मंत्रिमंडल से वो हट ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता जिनको रिप्लेस तो किया जाएगा, किसी को मौका मिलेगा तो किसी के हाथ से मौका निकलेगा भी। जी बिल्कुल, देखिए कई मंत्रियों ने अपनी सीट गंवाई है, लेकिन उन कई मंत्रियों में ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने कम अंतर से अपनी विधायकी गंवाई है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब रहा है, जनता में उनकी पकड़ अच्छी नहीं है, जनता से उनका बात व्यवहार ठीक नहीं है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है और जो वहां से सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को जो सेंट्रल नेतृत्व को जो मिलेगा उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले लेती है तो एक
बैठक संगठन की जरूर बुलाती है और बैठक में ही तय होगा कि किन नए चेहरों को तरजीह देना है, किन को नहीं देना है। अगर हम बात करें तो कई मंत्रियों को टिकट तो जरूर कटेंगे और शायद वो लोग नाराज भी हों, लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय कर देता है वो उन नेताओं को मानना होता है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहे थे तब कई विधायकों, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए थे, विरोध के स्वर उठे, लेकिन उस तरीके से दिल्ली आकर किसी ने उस तरीके से विरोध नहीं जताया। और यही खूबी है भारतीय जनता पार्टी की। निश्चित तौर पे जब चुनाव में होते हैं, जब फिर से जीत कोई दर्ज करता है तो नए चेहरों को मौका दिया जाता है। कई नाम इसमें है, ऐसे भी कई नाम है जिनके टिकट नहीं जिनको मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, फिर से उनको रिपीट किया जाएगा और ज्यादातर मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है। पीयूष, अभी आगे का शेड्यूल क्या है? अभी आगे का शेड्यूल क्या है योगी जी का? उन्होंने पीएम मोदी से तो मुलाकात कर ली है, जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली है, बीएल संतोष से मुलाकात कर ली है, अब आगे कहां जाएंगे? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात करके सीधे अमित शाह के घर गए हुए हैं, वहां पे वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद अमित शाह से भी चर्चा और मंथन होगा। चूंकि राजनीतिक चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं और इसका कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश और सहित 4 राज्यों को जीतकर अमित शाह ने भी ये दिखा दिया कि सही में वो राजनीति के चाणक्य हैं। अगर हम बात करें इसके बाद अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर जाएंगे और उनसे चर्चा और मंथन करेंगे। चूंकि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से ही आते हैं तो उनके चुनावों की समझ भी है और कई किन मंत्रियों को, नए मंत्री को तरजीह देनी है, उस पर भी चर्चा होगा कि क्या ये जो विधायक हैं वो मंत्री बनने लायक हैं, नहीं है, किनको नहीं बनाया जाए। तमाम वो इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। चूंकि लोकसभा का चुनाव 2024 में है तो भारतीय जनता पार्टी अभी से कहीं ना कहीं तैयारी में जुट जाएगी, तो जातिगत समीकरण सेट करने में आने वाले चुनावों में काफी आसानी भी होगी। चूंकि प्रचंड जीत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से कल भी आ सकते हैं, कल एक बैठक भी हो सकती है। हालांकि आज जो शिष्टाचार भेंट हो रही है, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ अलग अलग नेताओं से, अपने वरिष्ठ नेताओं से कर रहे हैं। ठीक है। अभी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद थोड़ी देर में, जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी, तस्वीर जब हम दिखा रहे थे दर्शकों को तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जब चुनाव के पहले योगी जी मिल रहे थे तमाम नेताओं से तो मन में ये सवाल था कि क्या होगा चुनाव में, क्या रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि उस वक्त विपक्षी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। अब जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें हर नेताओं के चेहरे पे खुशी नजर आ सकती है और वो कॉन्फिडेंस 2024 के लिए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए योगी आदित्यनाथ का जब आप वक्तव्य सुनेंगे, जब आप उनके पुराने इंटरव्यू सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे, तो साफ तौर पे कई लोगों को लोगों ने कहा उनसे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस मिथक को हम तोड़ेंगे और वो करके योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, आज कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वो खुशी थी। लोग कह रहे थे या कह रहे हैं पीयूष कि जो भी मिथ मन में पाल रखे थे पार्टियों ने, उन सारे मिथक को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आप बने रहिए पीयूष हमारे साथ, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। तो 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार पर कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई। बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई है। चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी तबियत खराब होने की वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले। उन्होंने कहा कि हार से घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम करती है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को पीछे कर देती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर कार्यकर्ता जमे हुए थे और उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के समर्थन में भी नारे लगाए। तो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और इसके साथ ही कई चीजों पर चर्चा हुई। हार जो मिली है 5 राज्यों में, हम कह सकते हैं, उसमें जिस तरीके से परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी ने दिया है उस पर चर्चा हुई। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, एक तरफ जहां जश्न का माहौल है बीजेपी में, वो बड़े बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और इसमें यह चर्चा की गई कि कहां कहां हमारे ड्रॉबैक्स थे, कहां कहां हमारी कमजोरी थी, क्यों हुई, इन सारी चीजों पर चर्चा की गई। क्या जानकारी मिल रही है, क्या बात हुई?
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मौजूद थे। अगर हम बात करें तो ए.के. एंटनी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए। स्वास्थ्य शायद उनका ठीक नहीं था। इसके अलावा तमाम जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल थे। कई लोगों ने अपनी राय रखी। सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में आने से पहले सभी नेताओं के फोन बाहर रखवा लिए गए थे, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि आखिर हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर क्यों हो रही है, आखिर हमारे में कहाँ कमी रह गई है, नेताओं शीर्ष नेतृत्व में क्या कमी रह गई है, हमें जो लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछकर बताया जाए। तो कई लोगों ने अपनी राय रखी है। अशोक गहलोत की बात करें, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है और धर्म की राजनीति करती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाला दिन हमारा है, भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दो समर्थक थे। एक समर्थक राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहा था, तो दूसरा समर्थक प्रियंका गांधी के समर्थन में नारे लगा रहा था। आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी एक राज्य में सरकार नहीं बना पाई। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो लगभग सभी लोग जानते थे कि कांग्रेस पार्टी शायद उतनी मजबूत स्थिति में नहीं आएगी, लेकिन उत्तराखंड में सभी लोग कह रहे थे कि हर बार सरकार रिपीट नहीं होती है, सरकार बदलेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से चुनावों के दौरान गुटबाजी हो गई, एक तरफ प्रीतम सिंह का गुट हो गया, एक तरफ अगर हम बात करें तो जो देवेंद्र यादव है प्रभारी बनाए गए थे, उनका गुट हो गया, दोनों की गुटबाजी हुई। हरीश रावत को यहाँ पे तलब किया गया, फिर कहा गया कि स्थितियां सामान्य है, तो जो गुटबाजी हुई उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, जो गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं आप, ये जो मिस कोऑर्डिनेशन है, इसी वजह से हर बार कांग्रेस जो है हारती नजर आई है। पीयूष, एक चीज और भी है, जब चुनाव आते हैं तो जो वरिष्ठ नेता होते हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं गायब रहते हैं, लेकिन जब कोई मीटिंग होती है तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक हम मान सकते हैं। देखिए, आपने सीधे तौर पे देखा होगा कि कुछ कांग्रेस के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस ने ज्वाइन किया, चूंकि प्रदेश लेवल के थे। यशपाल आर्य की बात करें या संजीव आर्य की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पाले में ले लिया। इसके अलावा हम बात करें आरपीएन सिंह को अपने पाले में ले लिया, जो कि राहुल गांधी के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इतने बड़े नेताओं ने पाला बदल लिया, तो सोचिए उस पार्टी की स्थिति अभी फिलहाल क्या है। भी हम नहीं भूल सकते। और पे कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर जरूर है। यही कारण है कि बार बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। 5 राज्यों में चुनाव है और एक राज्य में आप चुनाव नहीं जीतते हैं। पंजाब में आप दावा कर रहे होते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं आपको दबा देती है, आपकी पार्टी की आपकी सरकार नहीं बनने देती है। उत्तराखंड में आप नहीं जीत पाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, आप ताकत पूरी झोंक देते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी नारा दे देती हैं। 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दे देती हैं, तब भी इसका असर उत्तर प्रदेश की जनता पे नहीं होता है। तो कहां कमी रह गई कांग्रेस पार्टी में, इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और निश्चित तौर पे तमाम विषयों पर चर्चा हुआ। और चूंकि लोकसभा का चुनाव भी 2024 में होना है, तो कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, क्या नेतृत्व में फेरबदल करने की जरूरत है, इन सब बिंदुओं पर भी आज कांग्रेस पार्टी में चर्चा हुई है। जहां तक परफॉर्मेंसेस सामने निकल कर आए हैं, अब बहुत जरूरी है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को चीजों में इंक्लूड करे, उन्हें जिम्मेदारी दे और वो नजर आए। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे आज मीटिंग में शामिल थे, गुलाम नबी आजाद आज मीटिंग में शामिल थे, क्यों नहीं ये नेता चुनाव में नजर आए? सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत साथ चुनाव लड़ती है, आप देखिए 10 मार्च को 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली, बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन 11 मार्च को प्रधानमंत्री गुजरात चले गए, गृहमंत्री अमित शाह गुजरात चले गए और वहां पे उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी इस मामले में भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से मजबूत कांग्रेस से हो जाती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नारे लगाए गए, उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करने की लगातार कोशिशें की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करती जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो अंदरूनी कलह है, पीयूष आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि अंदरूनी कलह जो है वो ही कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही है। पीयूष, बहुत शुक्रिया, आपने लगातार हमें जानकारी दी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया।
तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होला अष्टक की बात चल रही है कि समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।